अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं प्यास यूनिवर्सिटी का जो एंट्री टेस्ट है उसमें जैसे कि आपको मालूम है कि 30 एमसीक्यूज़ कंप्यूटर साइंस के होते हैं और इस वीडियो में हम टॉप 5 ऐसे एमसीक्यूज़ की डिस्कशन करेंगे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट की जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, मेरे पास तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट में पूछे जाने वाले तमाम एमसीक्यूज़ जो कंप्यूटर साइंस के हैं उनका बैंक मौजूद है। उसके अलावा तमाम वो एमसीक्यूज़ जो हम अपने स्टूडेंट्स से कंडक्ट करवाते हैं उनका भी बैंक मौजूद है। अगर आप लोग मुझसे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट की तैयारी करना चाह रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के लिए, तो उसके लिए आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, आप उस पर कांटेक्ट करके हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी डिटेल जो है इस वीडियो के एंड पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अपना बैच जो मैं 22 जनवरी को स्टार्ट करने जा रहा हूं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट की एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। तो पहले हम देख लेते हैं वो कौन से 5 ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो चलें देखते हैं। यहाँ पर देखें तो सबसे फर्स्ट वन एमसीक्यूज़ आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें हमारे पास है द फॉलोइंग स्कैनर इज यूज्ड टू प्रोसेस द यूटिलिटी बिल्स। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्कैनर है जिसको हम यूज़ करते हैं यूटिलिटी बिल्स को स्कैन करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन उठाया गया है पार्ट 1 की जो कंप्यूटर साइंस है उसके पहले चैप्टर में से। तो यहाँ पर देखें तो पहला जो ए ऑप्शन है OMR, जिसका मतलब है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो ऑप्टिकली मार्क मतलब सिंबल्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज़ होती है। तो ये यूटिलिटी बिल्स को रीड करने के लिए नहीं होती। यूटिलिटी बिल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो एक खास फॉन्ट स्टाइल में लिखे जाते हैं, तो उसको रीड करने के लिए हम OMR को यूज़ नहीं करते, बल्कि ये एमसीक्यूज़ जो आपके टेस्ट होते हैं या बोर्ड के आपका जो एमसीक्यूज़ बेस्ड एग्जाम होता है या यूनिवर्सिटीज़ का जो एमसीक्यूज़ बेस्ड एग्जाम होता है उसको चेक करने के लिए OMR को इस्तेमाल किया जाता है। तो OCR, अब दूसरा ऑप्शन है हमारे पास OCR। तो OCR का मतलब क्या है? ऑप्टिकली कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो यस, ये एक ऐसी डिवाइस है जो ऑप्टिकली एक खास फॉन्ट में लिखे हुए कैरेक्टर्स की पहचान करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर फिर क्या होगा? OCR जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ये एक ऐसी डिवाइस है जो लाइट की मदद से खास फॉन्ट में लिखे हुए कैरेक्टर्स की पहचान करती है। तो यूटिलिटी बिल्स जो है वो खास फॉन्ट में लिखे जाते हैं। यहां पर देखें तो MICR तीसरा ऑप्शन है। MICR का मतलब है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर। ये एक ऐसी डिवाइस है जो मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए कैरेक्टर्स की जो है वो पहचान करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और ये बैंक्स के अंदर मोस्टली इस्तेमाल की जाती है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? फिर बी हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखें जरा, उसके ऊपर नजर दौड़ाते हैं। क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द फास्टेस्ट मेमोरी अमंग द गिवन ऑप्शन। आप वो मेमोरी आइडेंटिफाई करें जो सबसे फास्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है उनमें बच्चों एक रैम है, USB फ्लैश ड्राइव है, कैश मेमोरी है और नन ऑफ दीज है। अब हमें पता कैसे चलता है कि कौन सी मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी है? उसके लिए आप लोगों को एक हायरार्की जो है वो याद रखनी होती है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वो मेमोरी जो CPU के जितने करीब लगी होती है वो सबसे फास्ट मेमोरी होती है। तो सबसे फास्ट मेमोरी होती है रजिस्टर्स जो CPU के अंदर लगे होते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है कैश मेमोरी, उसके बाद जो है वो रैम, उसके बाद हार्ड डिस्क और उसके बाद USB जो है वो फास्ट मेमोरी है। तो यहां पर देखें तो रजिस्टर्स तो ऑप्शन है ही नहीं, तो कौन सा ऑप्शन है? कैश मेमोरी जो है दूसरे नंबर पे फास्ट मेमोरी है। रजिस्टर्स होता तो फिर हम उसको टिक करते, रजिस्टर नहीं है तो कैश को टिक करेंगे। अगर हमसे ये पूछा जाता है कि सबसे लोएस्ट मेमोरी कौन सी स्पीड के लिहाज से, तो फिर हम चूज करते हैं किसको? USB फ्लैश ड्राइव को। तो इन एंगल से हमने एंटी टेस्ट के लिहाज से सवाल को हर एंगल से जो है वो देखना होता है। अब हम तीसरे क्वेश्चन की बारी देखते हैं कि तीसरे क्वेश्चन में क्या हुआ है। तीसरे क्वेश्चन में बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इसमें कौन सी ऐसा करेक्ट ऑप्शन है जिसमें वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जा रहा है? तो ये कौन सा चैप्टर है? C लैंग्वेज का दूसरा चैप्टर, वैसे 9 चैप्टर है एलिमेंट्स ऑफ C, उसमें से ये सवाल उठाया गया है। यहां पर देखें तो आपके सामने एक लिखा हुआ num डबल इक्वल टू 2। तो ये तो इनिशियलाइजेशन नहीं है। इनिशियलाइजेशन की डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो उसका ये होता है कि इनिशियलाइजेशन में हम पहले डाटा टाइप लिखते हैं बच्चों, डाटा टाइप के बाद वेरिएबल नेम लिखते हैं,
और वेरिएबल नेम लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं, और वेरिएबल नेम लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं जी, वैल्यू लिखते हैं। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है जिसमें पहले डाटा टाइप है, फिर वेरिएबल नेम है, फिर इक्वल साइन है और फिर वैल्यू लिखी हुई है? तो यहां पर देखिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें पहले डाटा टाइप इंट लिखी हुई है, फिर नाम वेरिएबल का नाम, फिर इक्वल साइन, असाइनमेंट स्टेटमेंट और फिर वेरिएबल को वैल्यू असाइन की जा रही है। ये जो बी ऑप्शन है ये तो वेरिएबल डिक्लेरेशन है। अगर वेरिएबल डिक्लेरेशन हमसे पूछी जाती तो फिर इसको हम टिक करते, ठीक है। तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन तो पूछी नहीं गई, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन पूछी गई है। यहां पर देखिए तो ये हमारे पास एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है जिसमें ये चेक किया जा रहा है कि क्या नम की वैल्यू 2 से छोटी है या नहीं। तो इसका मतलब एक ही स्टेटमेंट में वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जा रहा है और वो कौन सा करेक्ट आंसर है, वो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके जी, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बहुत डिफिकल्ट सा हमें नजर आ रहा है, जिसमें लिखा हुआ है इफ a इज इक्वल टू 10, अगर a की वैल्यू 10 हो, b की वैल्यू 12 हो, c की वैल्यू 0 हो, द गिवन एक्सप्रेशन विल बी इवैल्यूएटेड टू। तो ये गिवन एक्सप्रेशन का ओवरऑल रिजल्ट ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा या फिर 0 आएगा या 1 आएगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सी लैंग्वेज के अंदर ट्रू को 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है और फॉल्स को 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये एक्सप्रेशन देखते हैं कि इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए तो एंड ऑपरेटर एक हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है। डबल एंड जो एंड ऑपरेटर होता है उसके लिए क्या होता है, दोनों कंडीशंस ट्रू होना जरूरी होती है, लेफ्ट और राइट। यहाँ पर देखिए तो लेफ्ट साइड पे 5 लिखा हुआ है, तो 5 क्या ट्रू को रिप्रेजेंट करता है या फॉल्स को? स्टूडेंट याद रखिएगा, एवरी नॉन जीरो डिजिट जो होता है ना वो ट्रू के लिए होता है। तो ये नॉन जीरो है या जीरो है? नॉन जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रू। इसका मतलब एंड की इस साइड वाला हिस्सा हमारा हो गया ट्रू, ठीक है। अब हम जाते हैं एंड की इस साइड वाले हिस्से में। इसमें वो कह रहा है जी c नॉट इक्वल टू 8, c की वैल्यू 8 की इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास c की वैल्यू जो है वो 8 की इक्वल नहीं है। यस, यही वो कह रहा है, c की वैल्यू तो 0 की इक्वल है। तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर क्या आया, ट्रू। अब हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है अगला और ऑपरेटर को चेक करने की। क्यों? क्योंकि एंड के अंदर हमारे पास दोनों ट्रू मिल गई हैं। तो ओवरऑल रिजल्ट हमें ट्रू मिला। तो यहाँ पर देखें ओवरऑल रिजल्ट ट्रू मिलेगा, तो यहाँ पर हमारे पास ये ट्रू आंसर आएगा। लेकिन याद करें, अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि सी लैंग्वेज में ट्रू को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स सी चार्ली नहीं हमारा आंसर आएगा, हमारा आंसर बी आएगा 1, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि क्या आप लोगों से पूछा गया है। यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है विच कीवर्ड इज नॉट पार्ट ऑफ द स्विच स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो स्विच स्टेटमेंट जो 11 चैप्टर के अंदर है उसका हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर देखें डिफॉल्ट, याद करें स्विच के एंड पर हम लगाते हैं। जो डिफॉल्ट तब चलता है केस जब हमारी कोई भी केस मैच नहीं होता, तो ये स्विच का हिस्सा होता है, ठीक है। इफ क्या स्विच का हिस्सा होता है? नो, इफ तो स्विच के अंदर लगाया ही नहीं जाता। केस क्या स्विच का हिस्सा होता है? यस, केस के सामने हम केस की वैल्यू लिखते हैं, तो ये उसका हिस्सा होता है, ठीक है। डिफॉल्ट भी हिस्सा है, केस भी है, स्विच, तो स्विच स्टेटमेंट के लिए स्विच लिखना तो जरूरी है, ये कीवर्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला इफ जो है वो स्विच स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ऐसे ट्रिकी और टेक्निकल किस्म के क्वेश्चन जो है वो एंट्री टेस्ट के अंदर पूछे जाते हैं। अब उस बैच के बारे में बात कर लेते हैं, जो बैच आप लोगों के लिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें कंप्यूटर की A to Z आप लोगों की तैयारी करवाऊंगा। वो कौन से बैच है, यहाँ पर देखें तो उसकी डिटेल कुछ लिखी हुई है। उसमें देखें तो 2 बैच हैं एक्चुअल, एक बैच 1 है और एक बैच 2 है, ठीक है। बैच 1 में वो स्टूडेंट्स होंगे जो 3 चीज़ों को फॉलो करेंगे। नंबर 1 क्या, पहले वो लेक्चर लेंगे, उसके बाद टेस्ट दिया जाएगा उन्हें, और टेस्ट वो अपना खुद एवेल्युएट करेंगे, और उसके बाद हम उस टेस्ट की क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जैसे अभी अब मैंने आप लोगों के सामने एमसीक्यूज की डिस्कशन की है, तो लाइव हम डिस्कशन करेंगे जिसमें आप क्वेश्चन भी पूछ सकेंगे। एक बैच तो ये है। अब वो स्टूडेंट्स जो कहते हैं सर मैंने लेक्चर नहीं लेने, मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो टेस्ट देने हैं और उनकी डिस्कशन जो है उसको ज्वाइन करना है, तो वो स्टूडेंट इस बैच को ज्वाइन करेंगे, जिसमें सिंपल उन्हें टेस्ट दिया जाएगा, वो टेस्ट को एवेल्युएट करेंगे, हल करेंगे, उसके बाद लाइव डिस्कशन होगी और उसको ज्वाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग मुझसे एंटी टेस्ट की तैयारी करना चाह रहे हैं कंप्यूटर साइंस की किसी भी एंटी टेस्ट के लिए, तो ये गिवन नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और वहां पर सारी डिटेल आपके साथ शेयर हो जाएगी कि आपको कब से, वैसे तो 22 जनवरी से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके अंदर सारी डिटेल आपके साथ शेयर हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स वाकई अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एंटी टेस्ट तैयारी करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, मस्ट है। तो ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें, जिसमें तमाम यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर होती रहेगी और उसके अलावा तमाम डिटेल्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।